छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है समाचार पत्रों की भाषा। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से अवगत होते हैं। इस व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है समाचार पत्रों की भाषा की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। इस व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है राजनीतिक, सामाजिक समाचार पत्रों की भाषा से परिचित होना। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है खेलकूद की भाषा से अवगत होना। व्याख्यान का चौथा उद्देश्य है बाजार भाव की भाषा से परिचित होना। इस व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य समाचार पत्र में अन्य प्रयुक्तियों की जानकारी प्राप्त करना है। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। सवाल यह उठता है कि समाचार पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्या इसकी साहित्य जैसी भाषा हो या फिर देशज? दोनों ही बातें समाचार पत्र के लिए सही नहीं है। समाचार पत्रों की भाषा भाषा की एक अलग प्रवृत्ति है। जिस तरह साहित्य की भाषा भिन्न होती है, कार्यालयों की अलग भाषा होती है, फिल्मों की अपनी अलग भाषा होती है, बिल्कुल उसी तरह समाचार पत्रों की भी एक अलग भाषा होती है जो उसे भाषा की अन्य प्रयुक्तियों से पृथक बनाती है। जहाँ एक और साहित्य की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रचुरता होती है और कार्यालयीन हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली की अधिकता होती है, वही समाचार पत्रों की भाषा में सामान्य बोलचाल देशी शब्दों की भरमार होती है। समाचार पत्र का क्षेत्र बहुत व्यापक क्षेत्र है। उसे अपनी बात चरवाहे से लेकर विद्वान तक पहुंचानी होती है, इसलिए उसे भाषा के तौर पर समन्वय करके चलना होता है। एक प्रोफेसर प्रैग्मेटिक्स के आधार पर किसी देशी शब्द का अर्थ बिना शब्दकोश के नहीं निकल पाएगा। अतः समाचार पत्रों की भाषा बोलचाल की और रपटीली भाषा होनी चाहिए जो बोलने और समझने में सरल हो। छात्रों, इस व्याख्यान में समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। छात्रों, आइए अब हम मूल व्याख्यान पर बात करते हैं, जिसका विषय है समाचार पत्रों की भाषा। दैनिक हिंदी समाचार पत्रों की भाषा और उसके विभिन्न रूप वाले तत्व की बात करें तो ये प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या दैनिक समाचार पत्रों की भाषा में भिन्नता होती है? तो इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जहां एक और दैनिक हिंदी समाचार पत्रों के अखबार प्रकाशन से मात्र 1 या 2 मिनट पहले से लेकर केवल 1 दिन पुराने होते हैं और उसके पत्रकार को किसी भी तरह से शीघ्र समाचार पाठक तक पहुंचाना होता है, अतः वह भाषा की मानकता, शुद्धता एवं वर्तनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी ओर साप्ताहिक समाचार पत्रों के एडिटर व रिपोर्टरों को बहुत समय सोचने समझने के लिए मिल जाता है, इसलिए साप्ताहिक समाचार पत्रों की भाषा दैनिक समाचार पत्रों की तुलना में अधिक मानक, शुद्ध व परिष्कृत होती है। इसके साथ साथ समाचार पत्रों के कुछ स्थायी स्तंभ होते हैं जो कि साप्ताहिक समाचार पत्रों में नहीं होते। उदाहरणतः बाजार भाव की भाषा एवं जन्म, मृत्यु तथा सभा सूचनाओं से संबद्ध समाचार। दूसरा, जहां साप्ताहिक समाचार पत्रों में लेखों व विस्तृत रिपोर्ट को प्रधानता दी जाती है, वही दैनिक समाचारों में छोटे मोटे सभी तरह के समाचारों को स्थान दिया जाता है। दैनिक समाचार पत्रों का लक्ष्य निश्चित पृष्ठों में अधिक से अधिक घटनाओं या सूचनाओं की जानकारी देना होता है। हिंदी और दैनिक समाचार पत्र समकालीन समय में संपूर्ण देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके बोलने, समझने व पढ़ने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक है। अतः इसके जरिए से किसी भी नई, पुरानी
या विचित्र घटना का प्रचार प्रसार किसी अन्य भाषा से कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि हिंदी एक विशाल बाग की भाषा है, ये भाषा न सिर्फ भारत में बोली जाती है अपितु विश्व के कई अन्य देशों में भी इसके बोलने वालों की संख्या बहुत है। इसलिए हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों को, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों की भाषा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जिस हिंदी को मथुरा, दिल्ली या लखनऊ का सामान्य पाठक सरलता से समझ सकता है, वही असम, मेघालय या फिर नेपाल का पाठक उसे आसानी से समझ नहीं पाएगा। अतः समाचार पत्रों को इन पाठकों के साथ तादात्म्य स्थापित करना होता है। हिंदी में वर्तमान में लगभग 18 बोलियां हैं। ये सभी मिलकर हिंदी कहलाती है। स्थानीय समाचार पत्रों में क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों की अधिकता होती है, जो स्वाभाविक भी है। अमर उजाला में जहां एक और ब्रजभाषा का प्राधान्य मिलेगा, तो वहीं राजस्थान पत्रिका में मारवाड़ी व मेवाती की बहुलता मिलेगी, तो नई दुनिया में मलवी के शब्द ज्यादा होंगे। राष्ट्रीय स्तर के पत्र इन सब बातों को दृष्टि में रखकर क्षेत्रीय संस्करण भी निकलते हैं। नव भारत टाइम्स व हिंदुस्तान इनमें से प्रमुख है। राष्ट्रीय समाचार पत्रों के आरंभिक पृष्ठ व संपादकीय की भाषा जहां संपूर्ण देश के लिए होती है, वहीं क्षेत्रीय संस्करण वाले पृष्ठों के समाचार पत्रों की भाषा में क्षेत्रीयता का प्रभाव रहता है। दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में हिंदी का अलग रूप प्रयुक्त किया जाता है। समाचार पत्रों में विषय के अनुसार भाषा के अलग रूप का प्रयोग किया जाता है। उन रूपों को इस प्रकार से लिया जाता है: राजनीतिक सामाजिक समाचारों की भाषा, बाजार भाव की भाषा, खेलकूद की भाषा, विज्ञापनों की भाषा। इसके अतिरिक्त कुछ उपप्रयुक्तियों को भी लिया गया है, जो इस प्रकार से है: विशेष लेखों की भाषा, संपादकीय की भाषा, पाठकों के पत्रों की भाषा। आइए छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक सामाजिक समाचारों की भाषा पर। समाचार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। उनमें राजनीतिक सामाजिक समाचारों की भाषा का अपना अलग महत्व है। उसके इसी महत्व को व्याकरणिक, शैलीय तथा समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जा सकता है। समाचार पत्रों में राजनीतिक सामाजिक समाचारों की भाषा के अध्ययन के शब्दों पर विचार करते वक्त हम ये देखते हैं कि इसमें तद्भव के साथ तत्सम शब्द भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। पर इनकी खासियत यह है कि ये प्रायः सरल है, अतः आसानी से समझ में आते हैं। समाचार पत्रों में प्रयुक्त होने वाले इस तरह के संस्कृत शब्दों में से कुछ इस प्रकार है: ग्राम, मृत, निर्मित, प्राथमिक, सूत्रीय आदि। समाचार पत्रों की भाषा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इनमें अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी काफी संख्या में होता है, और उन शब्दों को इन समाचार पत्रों ने दूध में पानी की तरह मिला दिया है। और अब तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये शब्दावली अंग्रेजी की ना होकर हिंदी की ही है। उदाहरणतः रिपोर्ट, सिनेमा, फोन, गेस्ट हाउस, ऑपरेशन, स्पीड, कोर्ट, कंपनी, ऑयल, फाइल, बजट, यूनियन, रैली आदि। जहां एक तरफ हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग काफी बढ़ गया है, वहां कहीं कहीं फारसी शब्द भी देखने को मिलते हैं, जो अधिकांशतः विषय के अनुकूल होते हैं। प्रवृत्ति निर्देश के लिए इस अवधि में लिए गए कुछ अरबी फारसी शब्दों की सूची इस प्रकार है: इत्तला, सुलूक, खातिर, बरामद, तकाजा, तहत, दर्ज, कब्जा, मुहिम, दहेज आदि। सामाजिक राजनीतिक समाचार पत्रों में उपसर्ग या प्रत्यय से बने शब्दों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है। समाचार पत्रों में इस तरह के शब्दों की आवृत्ति
कहीं अपने सहज रूप में तो कहीं पारिभाषिक रूप ग्रहण करती दृष्टिगोचर होती है। यथा सामूहिक, उल्लेखनीय, सम्मिलित, कामुक, अज्ञात, सामाजिक, स्थानीय, विभागीय, नियोजन, अतिक्रमण आदि। शैली वैज्ञानिकों के अनुसार चयन का अभिप्राय बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चुनाव करना है। ये चयन विषय, क्षेत्र, संदर्भ आदि का ध्यान में रखते हुए किया जाता है। भाषा के क्षेत्र जब हम चयन की बात करते हैं तो साधारणतः चयन से हमारा तात्पर्य शब्द चयन से होता है। एक शब्द के अनेक पर्यायवाचियों में से किसी एक को यथास्थिति चुनना ही शब्द चयन कहलाता है। समाचार पत्रों की भाषा में चयन का खास महत्व होता है, क्योंकि समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य समाचार को उचित लेकिन आसान भाषा में पाठक तक पहुंचाना होता है। सामाजिक राजनीतिक समाचार पत्रों की भाषा में शब्दों का चयन कई बार व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं होते हुए भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से बहुत सार्थक होते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि समाचार पत्रों में राजनीतिक, सामाजिक समाचारों की संख्या अधिक होने के कारण इनकी भाषा का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। वस्तुतः यहाँ एक तरफ ये भाषा जनता की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी भाषा को प्रभावित करती है। इस रूप में भाषा के स्तर को और सुधारने की जरूरत है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं क्रीड़ा जगत के समाचारों की भाषा पर। क्रीड़ा जगत के समाचारों की भाषा में ऐसे शब्द अक्सर देखने में आते हैं जिनका साधारण भाषा में एक अर्थ होता है, मगर खेलों में प्रयुक्त होने पर वे विशिष्ट अर्थ के वाहक बन जाते हैं। जैसे आम भाषा में एक लंगोटे का मतलब है शरीर के भाग विशेष पर बांधा जाने वाला एक वस्त्र, जिसे अधिकतर बच्चे बांधते हैं, किंतु कुश्ती की अपनी भाषा में इसका अर्थ होता है एक के बाद एक, निरंतर। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सामान्य शब्द भाव विशेष की अपेक्षित अभिव्यंजना देने में अयोग्य रहते हैं और उस वक्त हमारे लिए उन शब्दों में कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। सर्जक साहित्यकार तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विचलन का सहारा लेकर अपनी बात कह देता है, मगर कभी कभी भाषा ऐसे शब्दों को हमेशा के लिए अपने कोश में समाहित कर लेती है। खेलों की भाषा में भी उससे अधिक उचित और अभिप्राय युक्त बनाने के लिए कुछ हिंदी शब्दों को नवीन रूप दिया गया है। हिंदी अपने मूल स्रोत संस्कृत से सदा ही शब्द ग्रहण करती रही है। खेलों की भाषा में संस्कृत के कई शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं किया जाता है। भाषा को अधिक रुचिकर, सार्थक व सुदृढ़ बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस भाषा में प्रयोग हुए शब्दावली को दो वर्गों में रखा जा सकता है। सामान्य शब्दावली, इस वर्ग में संस्कृत के वह शब्द आते हैं जिनका प्रयोग अब हिंदी में किया जाता है और उन्हें समझने के लिए साधारण शिक्षित आदमी को ज्यादा कठिनाई नहीं होती। इनमें से कुछ इस प्रकार है: वरिष्ठ, उत्कृष्ट, अप्रत्याशित, नेतृत्व आदि। आइए छात्रों, अब बात करते हैं विशिष्ट शब्दावली की। इस वर्ग के शब्दों का प्रयोग समाचारों में अक्सर कम होता है, क्योंकि संस्कृत का कुछ बोध रखने वाला मनुष्य ही इन शब्दों की गहराई तक जा सकता है। विविध प्रकार के समाचारों की भाषा में कुछ इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं: वर्चस्व, अवश्यंभावी, संवर्ग, मानदंड इत्यादि। अरबी फारसी शब्दावली क्रीड़ा जगत के समाचारों की भाषा की एक खासियत धारा प्रवाहित है। इसके लिए समाचारों में सरल व सटीक शब्दों के प्रयोग का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वे शब्द किसी भी भाषा के ही क्यों ना हो। खेलों की भाषा में प्रयुक्त होने वाले अरबी फारसी के कुछ शब्द इस प्रकार से हैं: हैसियत,
कायम, इस्तेमाल, बुलंदी, खैर, खिताब, खिलाफ इत्यादि। विशेषण भाषा का आवश्यक अंग होने के नाते खेलों की भाषा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में खेलों की भाषा में जिन विशेषणों का प्रयोग होता है वह दो प्रकार के हैं। एक तो हिंदी के अपने विशेषण और दूसरे वह जो अंग्रेजी के विशेषणों से अनुवाद ग्रहण किए गए हैं। खेलों की भाषा में इनका प्रयोग एवं उपयोगिता अनुपयोगिता के आधार पर इन्हें इस तरह रखा जा सकता है। हिंदी के अपने विशेषण। खेलों की भाषा में हिंदी में साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाले विशेषण रूपों की ही प्रधानता है। ये शब्द अपने विशेषय की विशेषता बताने के सक्षम तो है ही, लेकिन इनमें से अनेक विशेषणों की चमक अब उतर गई है और सटीक होते हुए भी जीवन प्रतीत नहीं होते, जैसे जानदार बल्लेबाजी। इसके विपरीत कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जो सटीक होने के साथ साथ सजीव भी है, जैसे तूफानी गेंदबाजी, बुरी तरह परास्त किया। अंग्रेजी से अनुदित विशेषण। अंग्रेजी से अनुदित जो विशेषण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनमें प्रायः कथ्य का ध्यान रखने की जगह एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने का प्रयास किया जाता है, फिर चाहे अभिलक्षित की हत्या ही क्यों ना हो जाए। विशेषणों के चयन में असावधानी के चलते कई बार वाक्य एकदम अस्पष्ट हो जाता है, यथा ओलंपिक रक्षक देवेंद्र सिंह के शॉर्ट कॉर्नरों पर जमाई तिड़की की मदद से। इस वाक्य से ये अर्थ निकलता है कि देवेंद्र सिंह ओलंपिक खेलों का रक्षक है। वह ओलंपिक में हॉकी के खेल में भारतीय टीम की रक्षा पंक्ति का खिलाड़ी रह चुके हैं। ये अर्थ इस विशेषण से दूर दूर तक नहीं निकलता। आइए छात्रों, अब बात करते हैं बाजार भावों के समाचारों की भाषा पर। वस्तुओं के भावों की सूचना या जानकारी देने वाले समाचारों की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं। पहले वर्ग में चांदी तेजाबी, गेहूं दड़ा, दिसावर, मिट्टी भुगतान बदला दर जैसे शब्द आते हैं, जिनका प्रयोग केवल इसी भाषा में होता है। दूसरा वर्ग उन शब्दों का है जिनका आम भाषा और वस्तुओं के भावों की भाषा में एक जैसा प्रयोग होता है। तीसरे वर्ग में वह शब्द आते हैं जिनका साधारण भाषा में अलग अर्थ होता है, लेकिन वह इस भाषा में पारिभाषिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें अदर पारिभाषिक शब्द भी कहा जा सकता है। बाजार में वस्तुओं के मूल्य या तो बढ़ते हैं या घटते हैं या फिर वे स्थिर रहते हैं, लेकिन इन तीनों स्थितियों के लिए यहाँ जरूरत के अनुसार विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की सामान्य शब्दावली के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी बाजार भाव की भाषा में मिलते हैं जो सामान्य तो नहीं होते, मगर उनके आधार पर निर्मित जरूर किए जाते हैं। इन शब्दों को विचलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि विचलन में लेखक अपनी तात्कालिक आवश्यकता भर की पूर्ति के लिए शब्द के रूप में बदलाव करता है। सामान्य परिस्थितियों में उन परिवर्तित रूप का प्रयोग नहीं हो सकता। दूसरी ओर इन शब्दों का प्रयोग बाजार भाव की भाषा में हमेशा होता है। हिंदी में बाजार भाव की भाषा की एक अन्य विशेषता उसकी प्रभावमकता है। इसके लिए वाक्य रचना में अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग तो मिलता ही है, मुहावरे आदि के प्रयोग से भी उसे सुंदर व प्रभावी रूप दिया जाता है। ये स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार भाव की भाषा में अंग्रेजी प्रभाव की अनेक प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। ये प्रभाव कभी तो शब्द स्तर पर होता है और कभी वाक्य रचना के स्तर पर। बाजार भाव की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी धारा प्रवाहिता है। इसके लिए वाक्य में हिंदी के साथ अंग्रेजी ही नहीं
बल्कि अरबी फारसी के शब्द, संस्कृत के तत्सम शब्द, व्यापार तथा बाजार की विशेष शब्दावली का प्रयोग भी अच्छे से किया जाता है। इसमें कभी कभी अलंकारों का सुंदर प्रयोग करके उसे काव्यात्मक रूप देने की कोशिश भी की जाती है। इसमें काव्यात्मक प्रयोग मात्र प्रयोग के लिए ही नहीं किए जाते, बल्कि भाव को सटीक अभिव्यक्ति देने के लिए भी किए जाते हैं। आइए छात्रों, अब बात करते हैं विज्ञापनों की भाषा। समकालीन युग को विज्ञापन का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर विज्ञापन आकर्षक, प्रभावपूर्ण व सरस है तो विज्ञापन वस्तु की मांग पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। यदि विज्ञापन का स्वरूप पदात्मक है तो वह श्रोताओं को शीघ्र ही प्रभावित एवं आकर्षित करता है। इसलिए विज्ञापन की भाषा सरस, सहज, आकर्षक और नारे के रूप में यानी स्लोगन है तो कथ्य की संप्रेषणीयता में वृद्धि अवश्य है। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के विज्ञापन होते हैं, जिन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सरकारी विज्ञापनों की भाषा, दूसरा गैर सरकारी या वर्गीकृत विज्ञापनों की भाषा। आइए छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं सरकारी विज्ञापनों की भाषा पर। सरकारी विज्ञापनों की भाषा राजभाषा की ही एक प्रयुक्ति है, इसलिए इसमें प्रयुक्त शब्दावली अधिकतर राजभाषा की ही होती है। चाहे भर्ती से संबंधित विज्ञापन हो या निविदा सूचनाएं हो, राजभाषा आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का प्रयोग ही इसमें किया जाता है। आइए छात्रों, अब बात करते हैं गैर सरकारी विज्ञापनों की भाषा पर। इस प्रकार के विज्ञापनों की भाषा बहुत ही संक्षिप्त होती है, क्योंकि जितने अधिक शब्द होंगे उतने ही अधिक पैसे लगेंगे। इसलिए इन विज्ञापनों के मालिक कम से कम शब्दों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त इन विज्ञापनों के शब्द बहुत ही सरल, सुबोध व सामान्य जन में प्रचलित होते हैं। आइए छात्रों, अब बात करते हैं विशेष लेखों की भाषा पर। हर समाचार पत्र में रोज किसी विशेष समसामयिक विषयों को लेकर लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इन लेखों के विषय आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक आदि होते हैं। इन लेखों के लेखक अक्सर बाहरी विद्वान ही होते हैं और कुछ लेख समाचार पत्र के संपादक, संवाददाता, वरिष्ठ पत्रकारों व अन्य संपादन सहयोगियों द्वारा लिखे जाते हैं। आलोचना पुस्तकों व मासिक पत्रिकाओं के लेखों व दैनिक समाचार पत्रों के लेखों की भाषा में काफी अंतर होता है। जब कोई लेख पत्रिकाओं या किसी पुस्तक में प्रकाशित होता है तो उसे आम पाठक संग्रहणीय मानता है, जबकि दैनिक समाचार पत्रों में लेखों को पाठक पढ़कर उसी तरह रद्दी की ढेर में जमा कर देता है जैसे कि अन्य समाचारों को पढ़ने के पश्चात। अंतर बस इतना है कि जहां एक और पत्रिकाओं में लिखे जाने वाले लेखों की भाषा बनावट काफी आकर्षित, परिमार्जित और मानकता लिए होती है, वहीं दूसरी ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों की भाषा एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं संपादकीय की भाषा पर। जिस तरह से मनुष्य का शरीर प्राणों के बिना अस्थिर पिंजर होता है, बिल्कुल उसी तरह संपादकीय के बिना समाचार पत्र निर्जीव रहता है। संपादकीय मानव शरीर के चेहरे के समान है कि चेहरा देखकर मनुष्य की मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस समाचार पत्र की जितनी सशक्त, निडर और निरपेक्ष संपादकीय होगी, वह निश्चित ही जनता का सच्चा रक्षक होगा। संपादकीय जहां एक और संपादक की मानसिकता का परिचायक होती है, वही वह पूरे समाचार पत्र के दृष्टिकोण को रूपायित करती है। संपादकीय की भाषा विषय वस्तु संपादक की शैली पर निर्भर करती है। जहां एक और राष्ट्रीय समाचार पत्रों जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान व जनसत्ता समाचार पत्रों की संपादकीय में
प्रयुक्त भाषा परिष्कृत, वर्तनी शुद्ध व मानक होती है, वहीं क्षेत्रीय समाचार पत्रों की संपादकियों में इन तत्वों की कुछ कमी रहती है। छात्रों, आइए अब हम बात करते हैं पाठकों के पत्रों की भाषा पर। लगभग हर दैनिक समाचार पत्र में एक पाठक का स्तंभ होता है और ये समाचार पत्र का एक जरूरी अंग भी है। प्रत्येक समाचार पत्र ने उसे अपना अपना अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे नवभारत टाइम्स ने चिट्ठियां, जनसत्ता ने चौपाल, अमर उजाला ने पत्र, दैनिक जागरण ने जनवाणी, हिंदुस्तान टाइम्स ने लोकवाणी आदि। इन स्तंभ के लेखों की प्राय अपनी भाषा होती है और इसे हम समाचार पत्रों की भाषा के अंतर्गत नहीं लिखते। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान के सारांश पर आते हैं। समाचार पत्रों की भाषा के इस व्याख्यान के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि समाचारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा की अपनी अलग पहचान है, अलग विशेषता है, जो अन्य प्रयुक्तों से इसे अधिक रोचक व प्रभावशाली बना देती है। समाचार पत्रों की भाषा का मुख्य उद्देश्य समाचारों को किसी भी प्रकार से पाठकों तक पहुंचाना होता है। अतः इसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा मानक भाषा से काफी हटकर होती है। समाचार पत्रों की भाषा में संदर्भ के अनुसार आघात, संस्कृत, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण सम्मता पर अधिक ध्यान न देकर उसकी संप्रेषणीयता पर ध्यान दिया जाता है। समाचार पत्रों का पाठक एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति तक होता है, इसलिए समाचार पत्रों की भाषा भी उसी अनुसार लचीली एवं सुबोधगम्य रखी जाती है। भाषा को ज़्यादा समृद्ध एवं सटीक बनाने के लिए उसमें मुहावरों आदि का प्रयोग तो किया ही जाता है, साथ ही चयन और विचलन जैसे प्रवृत्तियों को भी अपनाया जाता है। समाचार पत्रों में भाषा को अधिक सरस और प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए उसमें अंग्रेजी के सरल शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है और इसके अतिरिक्त अनेक अन्य लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी उसे अधिक सटीक, संक्षिप्त बनाने के लिए या शब्द विशेष की अनिवार्यता होने पर किया जाता है। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान, जिसका विषय था समाचार पत्रों की भाषा। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।